नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है नीमी पैटर्न के आधार पर, उस सिलेबस में डीसी जनरेटर का चैप्टर चल रहा है। डीसी जनरेटर के चैप्टर में आज पार्ट नंबर 6 में देखेंगे कि ब्रूस होल्डर क्या होता है, ब्रूस लीड क्या होती है, ब्रूस रोकर आर्म क्या होता है, बेड प्लेट क्या होती है, एंड कवर क्या होते हैं। मतलब छोटे छोटे भाग और बच गए। दोस्तों, इससे पहले जो मुख्य मुख्य मेन पार्ट थे वो मैं पढ़ा चुका हूँ 3-4 वीडियो। आज मतलब 6 नंबर का पार्ट चल रहा है, जिसमें 5 वीडियो बना चुका हूँ डीसी जनरेटर में। और दोस्तों, इन 5 वीडियो को मैंने अच्छी तरह से इतनी मस्त तरीके से पढ़ाया है कि आपको शायद वीडियो पसंद आए होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और दोस्तों, फिर भी यदि आपको कोई शंका हो कि सर यहाँ समझ में नहीं आया या फिर ये आपने बताया नहीं, तो फिर भी आप अपनी शंका को दूर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि आपको आगे 1-2 वीडियो में और बताऊं कि ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन अब यदि आप जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप बस इलेक्ट्रिकल थ्योरी के सिलेबस को नियमित पैटर्न के आधार पर पढ़ते रहो। आपको इतने मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी आपके मन में विचार नहीं आएगा कि सर हमें याद नहीं हुआ या फिर हमें थ्योरी याद नहीं होती है। फिर दोस्तों, आपको थ्योरी याद करने के अगले वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा कि थ्योरी को कैसे पढ़ा जाएगा, थ्योरी को कैसे याद किया जाएगा। बस आप तो मस्त तरीके से पढ़ते रहो। और हाँ दोस्तों, जब भी वीडियो देखो तो नोट्स जरूर बनाना। अपने खुद के हैंडराइट के नोट बनाओगे तो आपको याद होगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे टीचर के नोट्स ले लो या मेरे से मंगवा लो या फिर किसी दूसरे दोस्त के नोट्स ले लो। उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ रीडिंग लगा सकते हो, समझ नहीं सकते। आप अपने हाथ से जब भी नोट्स बनाओगे तो आप एग्जाम तक उनको ही पढ़ोगे। आज एक बार देखोगे, फिर एग्जाम के टाइम जो भी आएगी आपकी, तो उस समय आप उन नोट्सों को पढ़कर आप अपना जो मेमोरी जो है उसको बढ़ा सकते हो और यादाश्त मतलब कि उनको याद कर सकते हो। तो आप जब भी नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए आज के इस लेक्चर नंबर 6 में देखते हैं कि डीसी जनरेटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। बाकी जो आज के इस वीडियो में मुख्य भागों का वर्गीकरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद में डीसी जनरेटर के प्रकार पढ़ेंगे, ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, कौन से जनरेटर में कितना ईएमएफ होता है, किस प्रकार के ईएमएफ होता है, कहाँ उनका प्रयोग करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज उन मुख्य भागों का वर्गीकरण पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच क्या गया अपने पास, देखो बचने में आता है कि सबसे पहले बच गया ब्रूस होल्डर क्या होता है। इससे पहली वाली वीडियो में आपने देखा कि ब्रूस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मैंने ब्रूस पढ़ाए। ब्रूस पर दबाव कितना होगा, ब्रूस का संपर्क प्रतिरोध क्या होगा, घर्षण गुणांक क्या होगा, किस प्रकार के ब्रूस अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, क्यों प्रयोग किए जाते हैं, मशीन में ब्रूसों का कार्य क्या है, मशीन में ब्रूस प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन सभी बातों को मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया। और जब भी आप देखोगे तो आपको वास्तव में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा और आपको ऐसा होगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को देखते ही लाइक कर दिया करो। कमेंट्स आप अपने हिसाब से कि हमें पसंद आया नहीं आया, जो भी आपके मन में विचार हो जरूर कर दिया करो। तो ब्रूस होल्डर क्या होता है, देखो ब्रूस होल्डर क्या होती है कि होल्डिंग डिवाइस, एक पकड़ने वाली युक्ति होती है जिसको होल्डिंग डिवाइस बोलते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार की होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, जिसको हिंदी में ब्रूस धारक बोलते हैं। धारक युक्ति होती है ये कौन सी युक्ति होती है, ये धारक युक्ति होती है। धारक युक्ति होती है। जैसे कि आपको आपने देखा कि बल्ब है, बल्ब होल्डर क्या होता है, बल्ब को पकड़ के रखता है सही दिशा में। तो उसके क्या कह सकते, ब्रूस होल्डर क्या काम आता है, ब्रूस होल्डर ब्रूस को सही स्थिति में पकड़ कर रखता है। ये ब्रूस को ठीक उसी प्रकार पकड़ता है जैसे बल्ब होल्डर बल्ब को पकड़ता है, लैंप होल्डर लैंप को पकड़ता है, उसी प्रकार पकड़ता है। वो बात दूसरी थी, जब अपने वायरिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ एक डीसी मशीन या किसी प्रकार की मशीन में ब्रूस होल्डर क्या होता है। देखो ब्रूस होल्डर, ये देखो मैं आपको बताऊं, ये जो लाल रंग का दिखा रहा है तांबे का है। किसका होता है, ब्रूस होल्डर तांबे का बना होता है। आप लिख सकते हैं कि इसकी जो आप डेफिनेशन लिखो कि ब्रूस होल्डर ब्रूस को सही दिशा में सही स्थिति में पकड़ रखता है, ठीक उसी प्रकार पकड़ता है जिस प्रकार लैंप को लैंप होल्डर पकड़ता है। फिर ब्रूस बनता किसका, देखो ये ब्रास का होता है। ब्रास मतलब पीतल का होता है। और पीतल एक मिश्र धातु है, आप लोगों को पता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है, देखो पीतल को आप यदि जब भी याद करो, पीतल किसकी मिश्र धातु, वैसे तो मैं आपको धातुएं चालक जो पढ़ा चुका हूं उनमें सब बता चुका हूं, फिर भी बताऊं। पीतल को याद रखोगे पिताजी। पिताजी का मतलब होता है कि पी का मतलब पीतल और ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक।
मतलब पीतल तांबा प्लस जिंक की मिश्र धातु होती है। 60% ये प्लस 40% ये होता है। मैं बहुत से आपको जो धातु पढ़ा चुका हूँ, आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप याद करने की मतलब आपको याद हो जाएंगे वो। तो ये तो था पीतल। ये है कि ये किसका होता है, ब्रूस होल्डर पीतल का बना होता है। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात, ये खोखली एक छड़ होती है, पीतल की खोखली छड़, इसके अंदर ब्रूस को मतलब कि ब्रूस को स्थापित करते हैं। फिर उसके अंदर होता क्या, देखो ये तो ये बात है इसकी। अब ब्रूस के ऊपर एक स्प्रिंग, देखो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगा रखे, ये स्प्रिंग का तनाव होता है। मैंने आपको बताया कि ब्रूस पर स्प्रिंग का तनाव होता है जो कम्यूटेटर पर ब्रूस को सही दिशा में स्थापित करके रखता है, सही दिशा में दबाकर, सही मायने पर दबा के रखता है। तो आपको मैंने कल बताया कि कार्बन के जो ब्रूस होते हैं उस पर 0.22 से 0.27 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव होता है। ये लगाता कौन है, ये सिर्फ ये स्प्रिंग लगाती है। तो स्प्रिंग के यहाँ, जैसे स्प्रिंग कैसे होती है, जैसे आप खिलौने देखते हैं, चाबी वाले खिलौने, चाबी भर के खिलौने चलाते हैं, वहां जो एक जो स्प्रिंग के एनुमा एक तार होता है, एक पत्ती से होती है, वो स्टील की होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये स्टील की बनी होती है। एक तो याद रखना, ये स्प्रिंग का टेंशन का एक लॉक लगा रखा है कि यहाँ लॉक रहेगा, टेंशन रहेगी इसके अंदर। अब दबा के रखेगा कितना, तांबे की कार्बन का होगा तो इतने मतलब 0.22 का मतलब 220 ग्राम इसके ऊपर दबाव बना के रखती है। अधिक रखेगी तो क्या होगा, ब्रूस जल्दी घिसेगा और यदि इसका घर्षण गुणांक अधिक हो जाएगा तो ब्रूस टूटने की संभावना हो जाएगी। ये तो मैंने आपको कल बढ़ा दिया था। अब ये क्या, देखो ये एक तो ये बात होगी। अब कहते हैं ब्रूस लीड क्या होती है। तो ब्रूस की डेफिनेशन हो गई। ब्रूस लीड क्या होती है, देखो ब्रूस लीड ये देखो, ये कार्बन की ब्रूस की आकृति कैसी होती है, आप लोगों को कल पढ़ाया मैंने। कार्बन की ब्रूस की आकृति होती है आयताकार। अब आयताकार में देखो ये ब्रूस लीड आ गई, यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल तार होता है, ब्रूस लीड होती है, और यहाँ इसके ऊपर लग लगा होता है, यहाँ ये लग होता है यहाँ पे, और लग के अनुसार यहाँ पे इसको और कनेक्शन करते हैं। तो ब्रूस लीड का काम क्या होगा, ब्रूस से धारा प्राप्त करके भारी परिपथ को प्रदान करना। इसका मतलब कि ब्रूस लीड, ये छोटे छोटे 2-4 पार्ट बचे, ज्यादा नहीं है, बस आज कंप्लीट हो जाएंगे डीसी जनरेटर के मुख्य भागों में। ब्रूस लीड होती है, देखो ये तांबे की बनी होती है, ये लिख लेना, शुद्ध तांबे की होती है, शुद्ध तांबे की होती है। उसके बाद इसका काम क्या है, भारी परिपथ का, जैसे यहां मैं आपको बताऊं भारी परिपथ कैसे, जैसे यहां पे कोई मशीन चल रही है, आर्मेचर, ये कंप्यूटर लगा रखा है, यहां से कोई परिपथ को कनेक्ट करना तो यहां से करेंगे इसके साथ। भारी परिपथ, ये परिपथ का तार है, भारी परिपथ का जनरेटर के साथ या ब्रूस के साथ संबंध स्थापित करना, ये ब्रूस लीड का काम होता है। तो ब्रूस लीड की परिभाषा क्या रखेंगे कि ब्रूस लीड या फिर ब्रूस लीड ब्रूस और भारी परिपथ को आपस में संयोजित करती है। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात आती है अर्थात भारी परिपथ का ब्रूस से संबंध बनाती है। एक ही बात है, भारी परिपथ का ब्रूस से संबंध स्थापित करना ब्रूस लीड का काम होता है। ये शुद्ध तांबे की बनी होती है, याद रखना, शुद्ध तांबे की बनी होती है। अब शुद्ध तांबे की देखो ये फ्लेक्सिबल वायर है, एक मतलब कि पिगटेल के नाम से जानते हैं इसको क्या कहेंगे, पिगटेल, पिगटेल के नाम से जाना जाता है। अब बात आ गई पिगटेल किसे कहते हैं, देखो काफी बार परीक्षा में सुना गया, पिगटेल क्या होती है। ब्रूस के पीछे जो कनेक्टिंग वायर होता है शुद्ध तांबे का, वो पिगटेल कहलाती है, जो बाहरी परिपथ का ब्रूस से संबंध स्थापित करती है। बस यही ब्रूस लीड का नाम आता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब डीसी जनरेटर के पिछले वीडियो में मुख्य भाग बताया कार्बन के, तो ये तो था आपका ब्रास का ब्रूस होल्डर, जिसमें ब्रूस को दबाया और स्प्रिंग का दबाव बनाया। यहाँ पीछे कम्यूटेटर होता है और कम्यूटेटर में जब ब्रूस दबा रहता है, किस हिसाब से दबा रहता है आपको मैंने बता दिया, कितने दबाव से होता है। लेकिन अब बात आती है ये ब्रूस होल्डर कहाँ लगा होता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको जनरेटर आगे मुख्य भाग पढ़ाऊंगा ना, आपको एमएनए क्या होता है, जीएनए क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कैसे दूर करेंगे, तब आपके सामने बात आएगी कि वास्तव में सर ने पहले बता दिया था। तो ये कहां लगा होता है, ब्रूस रोकर आर्म में। याद रखना बात, एक पार्ट और आ गया, ब्रूस रोकर आर्म या ब्रूस रोकर बोलते हैं, इसको ब्रूस रोकर बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं ब्रूस संदोलक, ब्रूस संदोलक के नाम से जानते हैं इसको। अब ब्रूस संदोलक होता क्या, देखो ब्रूस संदोलक होता है पोर्सिलिन की खोखली छड़ होती है, पोर्सिलिन का बना होता है। ब्रूस संदोलक क्या होता है, पोर्सिलिन का बना होता है। ब्रूस संदोलक में इसको लगाएंगे, किसको, ब्रूस संदोलक में ब्रूस होल्डर को लगाएंगे। अब ब्रूस संदोलक कहाँ होता है, मशीन की बॉडी के साथ
स्क्रू से टाइट होता है। जैसे मशीन की बॉडी है ना यहाँ पे ये, और ये यहाँ पे आपका कम्यूटेटर होगा। अब कम्यूटेटर पे ब्रूश यहाँ लगाएंगे तो ब्रूश संदोलक ये होगा यहाँ पे ये, और इसके अंदर ये होगा ब्रूश होल्डर। अब ब्रूश होल्डर में ब्रूश ये लगाएंगे, ये ब्रूश और ये पिगटेल और ये ब्रूश होल्डर, और ये क्या होगा, ये होगा संदोलक, ये होगा ब्रूश रोकर आर्म, बॉडी के साथ टच होता है। अब ब्रूश संदोलक का मुख्य कार्य क्या, मैंने आपको क्यों बताया कि आगे आपके सामने ये इसका वर्गीकरण आएगा, क्यों आएगा। देखो आप लोगों को पता है कि आप यदि नहीं पता आपको पढ़ाएंगे आगे कि ब्रूश हमेशा MNA पर लगाए जाते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर स्थापित होते हैं। अब आप लोगों ने ब्रूश लगा दिया मशीन में, MNA पर नहीं होगा तो ब्रूश को खिसकाएगा कौन, ठीक है ना। ब्रूश होल्डर तो नहीं खिसकाएगा, ब्रूश होल्डर तो सिर्फ ब्रूश को पकड़ कर रखता है, तो ब्रूश को खिसकाएगा कौन। इसलिए ब्रूश रोकर आर्म में ऐसी व्यवस्था होती है जिसको ब्रूश को होल्डर को आगे पीछे करके MNA पर स्थिति कर सकते हैं ब्रूश की। तो फिर कह सकते हैं कि ब्रूश जो अपना ब्रूश रोकर आर्म है वो कितना है पोर्शन का बना होता है। होता क्या है, ब्रूश रोकर आर्म ब्रूश होल्डर का आधार होता है जिसके अंदर ब्रूश होल्डर को स्थापित करते हैं। और ब्रूश कहाँ स्थापित होता है, ब्रूश होल्डर में होता है जिसके ऊपर स्प्रिंग होती है और पिगटेल होती है। ये तो था इसका नाम। अब देखो ब्रूश को आगे पीछे खिसकाना, बात आगे नहीं, ब्रूश को आगे पीछे खिसकाना या ब्रूश की सही स्थिति MNA पर लेके आना कौन करता है ये काम, ये ब्रूश रोकर आर्म करता है, ब्रूश संदोलक करता है, ठीक है ना। ब्रूश संदोलक करता है तो क्या होता है, उसको क्या कह सकते हैं कि ब्रूश गियर बॉक्स भी कह सकते हैं। किसको, तो अब आपके सामने काफी बार क्वेश्चन आता है कि मशीनों में ब्रूश गियर बॉक्स क्या होता है या गियर बॉक्स क्या होता है। गियर का मतलब आगे पीछे, या अपने गाड़ी की बात करते हैं, गियर डाल के आगे पीछे गाड़ी को खिसकाते हैं, आगे चलाते हैं पीछे करते हैं, या आगे पीछे करते हैं, या सिर्फ एक दिशा में चलाते हैं, तो वो हो गया गियर बॉक्स। तो यहां भी ब्रूश होल्डर को आगे पीछे करने का काम कौन करता है, ब्रूश संदोलक करता है, ब्रूश रोकर आर्म करता है जिसके अंदर ब्रूश होल्डर को स्थापित करते हैं। तो कह सकते हैं गियर बॉक्स किसको कहेंगे, ब्रूश रोकर आर्म या ब्रूश रोकर को गियर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रूश को सही स्थिति में अर्थात MNA पर लाने का कार्य करता है। ये जब आप आर्मेचर रिएक्शन पढ़ोगे तब आपके सामने आएगा कि ब्रूश को आर्मेचर MNA पर ही सही स्थिति पर लाना चाहिए। तो वो कौन लाएगा, वो ब्रूश रोकर आर्म के साथ ऐसे ब्रूश को MNA पर लेके आएंगे। ये था आपका ब्रूश संदोलक जो पोर्शन का बना होता है, ठीक है बात। ये तो थी आपके ब्रूश रोकर आर्म। अब देखो और मुख्य भागों में क्या बच गया, कोई ज्यादा नहीं, छोटे छोटे मुख्य भाग बचे। मेन पार्ट तो पहले मैं 5 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, छोटे छोटे मुख्य भाग बचे हैं जो कि अपने को जानना जरूरी है। और इनमें प्रश्न में एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पिगटेल क्या होती है, ब्रूश रोकर आर्म क्या होता है, ब्रूश होल्डर क्या होता है, किसका बना होता है और किसका कार्य क्या है। ये छोटे छोटे प्रश्न इसके अंदर क्वेश्चन उठते हैं जो कि काफी बार एक दो क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको इनको पढ़ाना अनिवार्य समझा। अन्यथा इनका ज्यादा उपयोग नहीं है, फिर भी अपन समझ सकते हैं कि होता क्या है। अब देखो अब बात आ गई बियरिंग की, बियरिंग पढ़ेंगे। ये हो गया आपका बियरिंग, क्या पढ़ेंगे, बियरिंग पढ़ेंगे। अब बियरिंग को क्या कह सकते हैं, देखो बियरिंग को यदि ये तो अंग्रेजी शब्द है, बियरिंग अपन नीमी में क्या है, धारुक बोलते हैं। बियरिंग को क्या बोलेंगे, बियरिंग को धारुक बोलेंगे। अब देखो धारुक और धारक दो शब्द आ गए। धारक क्या करता है, पकड़ के रखता है, धारुक अपने अंदर स्थापित करता है। अब धारुक क्या, देखो ये मशीन की कहाँ होते हैं, देखो चाचा आपको छोटा चित्र बना के दिखाऊंगा आपको कि धारुक क्या होते हैं। यही देखो यहाँ से बताता हूँ आपको मैं कि जैसे धारुक कहाँ होता है या बियरिंग कहाँ लगा होते हैं। जैसे अपने पास ये कोई बॉडी आ गई मशीन की, ठीक है, ये देखो यहाँ से इस बॉडी के बाहर 2 एंड कवर होंगे, आपको पता है ये एंड कवर होंगी, ठीक है, और यहाँ पे साफ्ट होगी और ये आपका टर्मिनल बॉक्स होगा, ठीक है। ये हो गए धारुक। यहाँ देखो ये आपको बताएंगे ये एंड कवर है, यहां साफ्ट लगी है, ये फ्रंट और ये रियर कवर और ये फ्रंट एंड कवर, ये रियर एंड कवर, ये भी पढ़ाएंगे आपको किसके बने होते हैं। अब देखो ये दोनों साइड में लगेंगे, मतलब कि ये हो गया कि मशीन के बॉडी के दोनों साइड के ढक्कन हो गए, ढक्कन रखते हैं, ढक्कन हो गए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लगेंगे बियरिंग, ठीक है। अब बियरिंग का काम देखो, बियरिंग कहाँ स्थापित होते हैं, बियरिंग आप गौर से देखो बियरिंग कहाँ स्थापित होते हैं, ये मशीन के साइड कवर में स्थापित होते हैं, ठीक है, मशीन के साइड कवर में। साइड कवर में स्थापित होते हैं। ये तो आगे बात यहाँ पे। अब कार्य क्या है इनका, देखो मशीन के साइड कवर में स्थापित होते हैं तो ये फिर ये मशीन के शाफ्ट को स्थापित करके रखते हैं। मशीन के शाफ्ट, देखो ये शाफ्ट है, मशीन के शाफ्ट एंड कवर में बियरिंग के अंदर घूमती है,
ये याद रखना। मशीन की शाफ्ट कहाँ लगी होती है? बियरिंग में लगी होती है। अब बियरिंग के प्रकार पढ़ेंगे कितना होता है। मशीन की शाफ्ट बियरिंग में लगी होती है और बियरिंग एंड कवर में लगे होते हैं। एंड कवर दो होते हैं, एक रियर कवर और एक फ्रंट, ये अपना फ्रंट कवर, दोनों पढ़ेंगे। ये टर्मिनल बॉक्स आपका, जहाँ पे मशीन का विद्युत से संयोजित करते हैं या बारीक परिपथ से संयोजन करते हैं, बारीक परिपथ को विद्युत धारा प्रदान करते हैं, ये होता है आपका टर्मिनल बॉक्स। अब ये शाफ्ट होगी, देखो तो लिख सकते हैं कि शाफ्ट बियरिंग के अंदर ही घूमती है। अब बेरिंग का काम क्या है? देखो बेरिंग का काम होता है कि दो मशीनों को, दो घूमने वाले पार्ट को घर्षण कम करता है, ठीक है ना। दो घूमने वाले पार्ट, जैसे ये घूमेगा ना इसका, और ये तो स्थिर है और यहां घूमेगा, तो ये घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी और बेरिंग घूमेगा, घर्षण को कम करता है। तो घूमने वाले जगह पर घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? याद रखना बात, मशीन के घूमने वाले भाग में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेरिंग का प्रयोग करते हैं, जिसको धारुक बोलते हैं। ये तो आपके बेरिंग थे। अब होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों? ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको मैं बताऊंगा 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। ये आप गौर से देखोगे कि आप जैसे छोटे छोटे मशीन देखते हो, ठीक है, मैं आपको 3 प्रकार बताता हूं, 3 की विशेषता बताता हूं आपको। देखो मैं, ये हो गया आपका बियरिंग, जिसको धारुक बोलते हैं। अब धारुक शाफ्ट को पकड़ के रखता है, शाफ्ट को अपने अंदर स्थापित करता है। ये 3 प्रकार के हो गए। एक हो गया बुश बियरिंग, एक हो गया बॉल बियरिंग, और एक हो गया रोलर बियरिंग। 3 हो गए अपने पास। एक हो गया रोलर बियरिंग, 3 बेरिंग हो गया अपने पास। तीनों के तीनों एक काम है। अब बुश बेरिंग देखो, जैसे छोटे छोटे, जैसे अपने कूलर की मोटर देखते हैं, जहां दोनों साइड में गोले वाली बेरिंग तो नहीं होते हैं, लेकिन 2 छोटे छोटे कैप से होते हैं जिसके अंदर शाफ्ट घूमती है, वो हो गई बुश बेरिंग आपके, ठीक है। तो किसके बने होते हैं? जैसे ये बेरिंग होते हैं, ये बुश बेरिंग की बात करें, ये गन मेटल के बने होते हैं। गन मेटल मतलब ब्रास के बने होते हैं। याद रखना बात, ये किसके होते हैं? ब्रास के। ब्रास के क्यों? क्योंकि ब्रास के पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है, घिसते कम है, ठीक है, इनके लिए। और ये घिसते कम है, चुंबक का प्रभाव कम पड़ता है, और इसमें ये थोड़ा घिसने में मतलब कि घर्षण के मान को थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये तो होते हैं। ये कहाँ प्रयोग करते हैं? बिल्कुल छोटी छोटी मशीनों में, जैसे अपने कूलर की मोटर आ गई, छोटी छोटी मशीनें आ गई, घरेलू इक्विपमेंट आ गए, उनके अंदर गन मेटल के बेरिंग, जो बुश बेरिंग के नाम से जानते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ये तो था। आप जिसको ब्रश बेरिंग भी बोलते हैं, याद रखना बात, कभी कभी ब्रश बेरिंग भी नाम आता है, ब्रश बियरिंग या ब्रश धारुक बोलते हैं, याद रखना बात। ये हो गई बात। अब बॉल बेरिंग किसे कहते हैं? मैं आपको बॉल बेरिंग का छोटा चित्र बना के दिखाऊंगा आपको कि बॉल बेरिंग क्या होता है। देखो ये यहां से देखो, ये गोलाई में होता है और 2 पार्ट होते हैं इसके, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। यहां गोलियां होती है गन मेटल की, स्टील की गोलियां होती हैं, गोल बिल्कुल ये गोलियां होती हैं। ये क्या है? स्टील की गोलियां हैं। ये यहां पे ये क्या है? ये शाफ्ट है, ये घूमेगा, शाफ्ट घूमेगी, ये हिस्सा घूमेगा। अब गोलियां घूमेंगी, बाहर का हिस्सा, ये बाहर का जो हिस्सा है ना, ये बॉडी के साथ टच होता है। बॉडी के अंदर कहाँ फिट होता है? ये यहाँ फिट होता है। देखो ये बाहर का हिस्सा जो ये नहीं है, ये सारा का सारा इस एंड कवर में फिट होता है। ये तो हिलता नहीं है, यहाँ शाफ्ट घूमेगी, ये गोलियां घूमेगी। गोले में स्नेक डालते हैं, स्नेक कैपेसिटी के अनुसार डालते हैं। स्नेक पढ़ाएंगे, कैपेसिटी के अनुसार डालते हैं। स्नेक क्या होता है? मतलब स्नेक के रूप में गिरेस आ गया या फिर ऑयल आ गया, ये डालते हैं इसके अंदर। ये तो आपका बॉल बेरिंग था। यहाँ स्टील की गोलियां प्रयोग करते हैं। जो गन मेटल के, ये बाहर के साइड नहीं है, ये गन मेटल के होते हैं। ये तो थी बात इनकी कि बॉल बेरिंग होता क्या, जिसको गोली धारुक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? गोली धारुक किसे कहते हैं? ये होता है छोटी क्षमता की मशीनों में। याद रखना बात, कम क्षमता की मशीनों में अर्थात छोटी छोटी मशीनों में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहां करेंगे? छोटी मशीनों में या कम क्षमता की मशीनों में इसका प्रयोग यहां करते हैं। और ये भी छोटी मशीनों में प्रयोग करते हैं, जहां पे भार का मान अधिक नहीं हो, और छोटी मशीनों में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो बात बचगी रोलर बियरिंग। यहां तो गोल गोलियां हैं, लेकिन यही गोलियां लंबी कर दी जाए। देखो ये गोलियां ऐसे लंबी कर दी जाए, ऐसे होती हैं ये गोली। ऐसे ना, ये थोड़ी, ये तो गोल है बिल्कुल, ये लंबी लंबी गोलियां बनाएंगे रोलर की तरह, ठीक है ना। रोलर की तरह इन गोलियों का प्रयोग करेंगे, जिसको वेलन वेलन बियरिंग, वेलन धारुक के नाम से जानते हैं। ये गोली धारुक,
ये वेलन धारक के नाम से जानते हैं। यहाँ गोलियों के स्थान पर रोलर का प्रयोग किया जाता है, जो अधिक क्षमता की मशीनों में प्रयोग करते हैं। ये बेरिंग जो गोलियां टूट जाती हैं, इसके रिपेयरेबल नहीं होते हैं, ये खराब हो जाता है तो फिर फेंक देते हैं। यहाँ रोलर को, ये बेरिंग खुलता है, खुलने के बाद में रोलर को यदि खराब होता है उसको फेंक देते हैं और दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। ये तो थी बात है। ये बड़ी मशीनों में यूज करते हैं। कौन सा? रोलर बेरिंग बड़ी मशीनों में, बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में आता है कि बड़ी मशीनों में अधिक क्षमता की मशीनों में, जैसे 100 एचपी की मशीन होते हैं, 50 एचपी की मशीन होती है, मोटर होती है, जनरेटर होते हैं, वहां पे इनको प्रयोग करते हैं। ये तो था आपकी बियरिंग। अब देखो नोट लगाने वाली बात है कि धारुक होती क्या है। धारुक एक ऐसी यांत्रिक युक्ति होती है, यांत्रिक युक्ति है ये कौन सी युक्ति है? ये मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है ना। ये होल्डिंग डिवाइस थी, ये मैकेनिकल डिवाइस है। याद रखिए बेरिंग क्या होता है? बेरिंग एक प्रकार की मैकेनिकल डिवाइस होती है, यांत्रिक युक्ति होती है। ये यांत्रिक युक्ति है, सभी बेरिंग यांत्रिक युक्तियां होती हैं। अब इनका मुख्य कार्य देखो, नोट लगा के लिखो कि बेरिंग एक यांत्रिक युक्ति होती है जो मशीन के 2 या 2 से अधिक भागों को, ठीक है ना, जो मशीन के 2 या 2 से अधिक भागों के बीच कम घर्षण के साथ, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक, मशीन के 2 या 2 से अधिक भागों के बीच कम घर्षण के साथ सापेक्ष गति या फिर रेखीय गति या घूर्णन गति को सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। ये एक यांत्रिक युक्ति है जो मशीन के 2 या 2 से अधिक भागों के बीच कम घर्षण के साथ यांत्रिक गति, सापेक्ष गति व घूर्णन गति की सुविधा प्रदान करती है, जिसको बेरिंग बोलते हैं। ये दोस्तों आपकी बेरिंग थी। देखो आई बोल्ट। अब क्या बच गया? आई बोल्ट बच गया। मैं यहां बताता हूं आई बोल्ट क्या होता है। आई बोल्ट को जैसे एक आंख का बोल्ट बोलते हैं। एक आंख की तरह, एक आंख बोल्ट हिंदी में होता है, एक आंख बोल्ट होता है। अब इसका देखो कार्य क्या है। आई बोल्ट क्या होता है? देखो आई बोल्ट आप गौर से देखोगे तो ज्यादा ऐसा टिपिकली भी नहीं है, सामने दिखता है, रोज आप देखते हो। यहां से एक छोटा गोल हुक लगा होता है, देखो यहां से, यहां एक छोटा गोल हुक लगा होता है, यहां पे ऐसे, बस ये इसको कहते हैं आई बोल्ट। अब देखो आप दोस्तों खुद समझ आ रहे हो कि आई बोल्ट का काम क्या। देखो आई बोल्ट कहां होता है? आई बोल्ट बॉडी के ऊपर, गौर से देखो, आई बोल्ट बॉडी के ऊपर गोल हुक सा या एक आंख जैसा बोल्ट होता है। आई बोल्ट क्या होता है? मशीन की बॉडी के ऊपर एक गोल हुक की तरह या एक आंख जैसा बोल्ट होता है, जो मशीन को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मशीन को जब उठाएंगे तो कहां से उठाएंगे? यहाँ रस्सा डालेंगे या किसी जो उठाने वाले सिस्टम उसका हुक डालेंगे, वो डालेंगे। तो इसका काम है कि मशीन को उठाने के लिए आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। एक बात, उसके बाद होता है टर्मिनल बॉक्स क्या होता है। देखो ये टर्मिनल बॉक्स है, इसका नाम क्या है? ये टर्मिनल बॉक्स है। ये टर्मिनल बॉक्स है, इसके अंदर टर्मिनल होते हैं। देखो ये किसका होता है? ये बेकालाइट का बना होता है। याद रखना, किसका? बेकालाइट का बना होता है। मशीनों को भारी परिपथ के साथ संयोजन करने के लिए, मशीनों के संयोजन के लिए टर्मिनल बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मशीन के अंदर जो वाइंडिंग होंगी, आर्मेचर की होंगी, फील्ड वाइंडिंग होंगी या स्टेटर की वाइंडिंग होंगी, जो भी वाइंडिंग होंगी, उन सब का संयोजन टर्मिनल बॉक्स में आता है। और भारी परिपथ से सप्लाई लेने के लिए या सप्लाई देने के लिए टर्मिनल बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। एक दोस्तों ये बात आती है। उसके बाद बच गया आपका बेड प्लेट, ठीक है ना। बेड प्लेट बच गया। बेड प्लेट आपको दिखाता हूं क्या। देखो ये बेड प्लेट है, यहां से ये बेड प्लेट है। बेड प्लेट कहता है मशीन का बेस होता है। बेड प्लेट मशीन का आधार होता है। याद रखना बात, जो मशीन को फाउंडेशन पर जब स्थापित करते हैं तो बेड प्लेट के अंदर नट बोल्ट को कसकर मशीन को फाउंडेशन पर स्थापित कर देते हैं। यह भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बच गई दोस्तों साफ्ट, ठीक है ना। अब क्या बच गई? आपकी साफ्ट बच गई। साफ्ट किसे कहते हैं? गौर से देखना, साफ्ट कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। साफ्ट, जिसको हिंदी में अपनी भाषा में ईसा बोलते हैं, ईसा कहेंगे इसको, ईसा। ये होगी ईसा। साफ्ट क्या होते हैं? देखो साफ्ट ये है, ठीक है ना। साफ्ट ये भाग है जो मशीन के अंदर रोल अपने बियरिंग के अंदर स्थापित होती है, और जो घूमने वाला भाग होता है, ये क्या होगा? ये घूमने वाला भाग हो गया। साफ्ट मशीन का घूमने वाला भाग होता है। साफ्ट के अंदर, मतलब मशीन के अंदर, साफ्ट के ऊपर आप लिखेंगे मशीन के अंदर साफ्ट को। ये किसकी होती है? देखो मैं आपको बताऊं, ये ऐसे आपको साफ्ट बना के दिखाऊं। ये साफ्ट होती है, ये साफ्ट होती है। साफ्ट किसकी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है।
माइल्ड स्टील की बनी होती है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब इसका काम देखो, मशीन के अंदर शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर है, रोटर है, क्या क्या रखेंगे, देखो मशीन के अंदर जो भी भाग होगा घूमने वाला, याद रखना बात, मशीन के अंदर जो भी भाग घूमने वाला होगा वो शाफ्ट के ऊपर ही स्थापित किया जाएगा। अब डीसी मशीन में क्या होगा, घूमने वाला भाग आर्मेचर होगा, कम्यूटेटर होगा, एसी मशीन में रोटर होगा, ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर होगा, अल्टरनेटर में एक्साइटर होगा। तो ये कहाँ लगाएंगे, सब के सब शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं। फिर घूमने वाला भाग क्या होगा, फैन होगा, कूलिंग फैन, वो भी शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं। अब मशीन के अंदर बाहर देखो, बाहर क्या लगाएंगे, पुली लगाएंगे, पुली कहाँ लगाएंगे, शाफ्ट के ऊपर लगाएंगे। तो मशीन के अंदर जो भी घूमने वाला भाग होगा वो सभी के सभी मशीन के बाहर होगा, मशीन के अंदर होगा, सब कहाँ लगाएंगे, शाफ्ट के ऊपर स्थापित करेंगे। ये माइल्ड स्टील की बनी होती है जो कि घूमने वाला भाग होता है। ये होगी आपकी शाफ्ट। उसके बाद में बच गया आपके एंड कवर। देखो छोटे छोटे भाग आपको तो एंड कवर। एंड कवर ये कि बाहर के सिरे, ये मशीन की आपकी यहां तक की बॉडी है, एक सिरा ये, एक ये ढक्कन बोलते हैं। एंड कवर को अपनी भाषा में ढक्कन बोलते हैं। मशीन के जो ढक होते हैं, दोनों ढक होते हैं, उनको बोलते हैं एंड कवर। एंड कवर देखो, एंड कवर दो प्रकार के होंगे आपके सामने, एक होगा फ्रंट एंड कवर, एक रियर एंड कवर। अब फ्रंट एंड कवर कौन सा होगा, जहां जिस तरफ पुली लगाई जाती है, शाफ्ट के ऊपर पुली दिशा में लगाते हैं उसको फ्रंट एंड कवर बोलते हैं, और पीछे की दिशा में ये लगाते हैं रियर एंड कवर। दो हो गए आपके पास एंड कवर। अब ये किसके बने होते हैं, देखो बॉडी जिसकी होगी, बॉडी किसकी होती है, कास्ट आयरन की होती है, तो ये भी किसके होंगे, कास्ट आयरन के बने होंगे, ठीक है ना, और बॉडी के साथ बोल्ट से टाइट होंगे। अब इनमें क्या होगा, फ्रंट एंड कवर और रियर एंड कवर में बेरिंग लगाए जाएंगे। बेरिंग में क्या होगी, शाफ्ट होगी जो घूमेगी, ठीक है, शाफ्ट को बस इस एंड कवर में बेरिंग के साथ फिट किया जाता है। ये दोनों तो थे बात इसकी। अब उसके बाद क्या बच गया, कूलिंग फैन बच गया। कूलिंग फैन दोस्तों शाफ्ट के अंदर मशीन को ठंडा करने के लिए, जैसे यहाँ शाफ्ट चला ही नहीं है, ये शाफ्ट है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे फैन लगाते हैं, ये यहाँ पे फैन लगाते हैं। तो फैन किसका होता है, देखो फैन होता है तो कास्ट आयरन का होता है, याद रखना बात, फैन किसका होता है, या तो कास्ट आयरन का, फिर नहीं एल्यूमिनियम का लगा देते हैं। ये मशीन के अंदर फिट होता है, याद रखना, मशीन के अंदर कसा जाता है, किसके ऊपर, मैंने आपको बताया घूमने वाला भाग जो होगा वो शाफ्ट के ऊपर कसा जाएगा। तो शाफ्ट के साथ इसको कसा जाता है, की के द्वारा कसा जाता है या बोल्ट के द्वारा कसा जाता है, जो मशीन के अंदर होता है। और ये मशीन को क्या करता है, कूलिंग प्रदान करता है, हवा देता है। शाफ्ट के साथ घूमेगा, मशीन को हवा देगा, जिससे मशीन क्या की ठंडी होती रहेगी, आर्मेचर ठंडा होता रहेगा, जो भी भाग घूमेगा जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी उसमें ठंडा होता रहेगा। ये तो थे आपके इसके अंदर जो कूलिंग फैन। अब दोस्तों देखो एक और बच गया, कपलिंग बच गई अपने पास। कपलिंग का बहुत काफी बार आपके सामने क्वेश्चन आता है। कपलिंग क्या होती है, दो मशीनों को, जैसे आपको बताऊं, दो मशीन को जैसे आपको लेगो, दो मशीन देखते हैं आपको पास, ये यहां से दिखाता हूं आपको। दो मशीन जब भी लेंगे आप, ये ले ली आप लोगों ने एक मशीन, तो ये ले ली, ठीक है, और ये इसकी शाफ्ट हो गई। एक मशीन ये ले लिया आप लोगों ने, जैसे डीजी सेट देखते हैं, मतलब एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट देखते हैं, तो इसकी शाफ्ट ये हो गई। तो फिर दोनों मशीनों के यांत्रिक रूप से संयोजित करना, ठीक है, याद रखना, दोनों मशीनों को यांत्रिक रूप से संयोजित करने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जो भी दो मशीन होंगी, ये कपलिंग लगा दिया आप लोगों ने, ये कपलिंग होती है। तो कपलिंग क्या करेगी, इस मशीन की यांत्रिक शक्ति इसको प्रदान करेगी, या ये मशीन घूमेगी इसकी घूर्णन गति इसको प्रदान करेगी। वो दो मशीनों को यांत्रिक रूप से जोड़ने वाली युक्ति, या दो मशीनों की शाफ्ट को यांत्रिक रूप से जोड़ने वाली थी। इलेक्ट्रिक रूप से तो जोड़ते हैं, तो ऊपर से तारों के द्वारा जोड़ते हैं, कंडक्टर वायर लेते हैं, उनके द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन आपसे पूछा कि दो मशीनों को यांत्रिक रूप से जोड़ने के लिए, या फिर एक मशीन की यांत्रिक शक्ति दूसरी मशीन को प्रदान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं कपलिंग। ये होती है कपलिंग आपकी। ये मशीन घूमेगी, इसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करेगी, बस ये होता है कपलिंग का प्रयोग। ये तो थे दोस्तों आपको डीसी जनरेटर के मुख्य भाग। अब डीसी जनरेटर के मुख्य भाग नहीं है, आप कहोगे सर डीसी जनरेटर के मुख्य भाग पढ़े हैं, मैंने आपको डीसी मशीन के मुख्य भाग पढ़ाए हैं। आगे जब डीसी मोटर पढ़ेंगे तो मुख्य भागों का वर्गीकरण नहीं होगा, क्योंकि अब डीसी जनरेटर के या डीसी मशीन के मुख्य भाग पढ़ा चुके हैं। फिर उनके कनेक्शन करने के आधार पर, उनको प्रयोग करने के आधार पर अलग अलग संयोजन किए जाएंगे, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगे कि डीसी जनरेटर के मुख्य भागों में और कुछ एक दो पॉइंट बच गए हैं, या आपके समझ से दूर हैं, या आपके समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का नियमित पैटर्न के आधार पर और कंप्लीट
अध्ययन करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी, जैसे ITI आ गई, DMRC, NMRC, UPPCL, UPRBL, सबकी तैयारी, जो भी आपको लगे कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित पेपर अपना है, वहां सबके आधार पर, एक नहीं कि मैंने आपको सोचो कि आप DMRC की तैयारी करवा रहे हो, आप टेक्निकल हेल्पर की ही तैयारी करवा रहे हो, नहीं, टोटल यहाँ पे सिलेबस जो है उसका वर्गीकरण करवाया जा रहा है, अकेला किसी एक इंडिविजुअल एग्जाम की लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में क्या देखा आप लोगों ने, आज की वीडियो में सिर्फ 51 नंबर के चैप्टर में देखा कि डीसी मशीन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और उनका वर्गीकरण मतलब पढ़ा। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डीसी जनरेटर के मुख्य भाग पसंद आए होंगे, कि आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार यदि आप पढ़ते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, तो आपको कभी नौबत नहीं आएगी कि मशीनों का वर्गीकरण कैसे पढ़े। इसलिए मैंने आपको बताया कि मशीनों को पढ़ने से पहले पिछले जो चुंबक की वीडियो पढ़ाए थे वो आप अच्छी तरह देखो, उनके नोट्स बनाओ, ताकि आपको भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।